नमस्कार, मैं हूँ हाथरस की बेटी के साथ जो घटना हुई, उस घटना के बाद तरह तरह की चीजें सामने आई। पहले बताया गया कि उस गुड़िया के साथ गैंगरेप हुआ है, उसकी जीभ काटी गई, उसके पैर पे चोट मारी गई है। फिर जब थोड़ा सा और मामला साफ हुआ तो बताया गया इस मामले में एक नहीं 4 आरोपी हैं। फिर धीमे धीमे यह बात सामने आई कि जिस तरीके से 4 आरोपियों के घर वालों ने बात कहनी शुरू की, मामला समझ में आने लगा कि यह मामला वैसा नहीं है जैसा शुरू में बताया गया। चारों आरोपी जेल में हैं और जेल से चारों आरोपियों ने चिट्ठी लिखी है पुलिस अधिकारी को। उन्होंने कहा है कि वह किसी तरीके से इस मामले में दोषी नहीं है और जो कुछ भी हुआ है पीड़िता के साथ वो उसके करीबियों ने घरवालों ने किया है। आरोप दोनों तरफ से लग रहे हैं। पीड़िता यानी कि गुड़िया जो बेचारी हाथरस की है, उसने उसके घर वालों ने जो रिपोर्ट की है उसमें 4 आरोपी बनाए गए हैं, जबकि अब वो 4 आरोपी और उनके घर वाले अलग बात कर रहे हैं। पूरे माजरा समझ में नहीं आ रहा है, आखिर वास्तविकता क्या है। तो सियासत भी खूब हुई, बड़े बड़े नेता हाथरस पहुंचे, काफी वहां पर पुलिस सुरक्षा भी लगाई गई, लेकिन अब वहां नजर नहीं आ रहा है। बहुत भीड़ भी नहीं है के घर पर, बहुत रिश्तेदार भी नहीं है, लेकिन इन्हीं सब चीजों को समझने के लिए कि आखिर वास्तविकता क्या है, कुछ समझ में आ सके कि किस तरीके से घटना थी और किस तरीके से होती चली गई, सियासत किस तरीके से हुई, इन्हीं सब चीजों पे बात करने के लिए हम जुड़ रहे हैं जहां की पीड़िता है उस गांव की, उसी गांव के रहने वाले निशांत जी। निशांत जी साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा युवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अवनीश सिंह जी। अवनीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निशांत जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है और आपको नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। निशांत जी, जिस तरीके से हाथरस की बेटी का मामला उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है, निश्चित रूप से इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से दुष्कर्म की बात की जा रही है वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। यदि किसी भी तरीके से कहीं भी छोटी से छोटी घटना भी गुड़िया के संग होती है, किसी बेटी के संग होती है, निश्चित रूप से दुखदाई है, दुख की बात है, लेकिन वास्तविकता भी सामने आनी चाहिए। जिस तरीके से अभी तक पूरा समझ में नहीं आया है कि पूरे मामले में हुआ क्या है, क्योंकि अब उस परिवार पे भी आरोप लगे। जिस तरीके से कॉल डिटेल निकल के आई है उसमें पीड़िता और आरोपी पक्ष में जो लड़का आरोपी संदीप है उसके बीच में बातचीत की बात सामने आई है। संदीप ने भी यह बात स्वीकार की है कि वह बातचीत होती रहती है। समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप वहीं के हैं, काफी करीब से आप चीजों को देखते हैं निशांत जी, आपको पता है। एक बार इस घटना के बारे में वास्तविक क्या है, आप अपने स्तर पे क्या समझ पा रहे हैं वह बताइए। देखिए अवनीश जी, मैं आपको बता दूं, मैं इस घटना से 20 तारीख से जुड़ा हुआ हूँ। मैं 20 तारीख से घटना को काफी करीब से देख रहा हूँ और इसमें हम लोगों ने भी आंदोलन भी किया था और नगर प्रदर्शन भी किया था अभी 3 तारीख को और 4 तारीख को। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो 14 तारीख की जो घटना थी उसकी माँ ने सिर्फ ये कहा था, पीड़िता की माँ ने, कि मेरी बेटी को संदीप नाम का व्यक्ति घर खेत में से खींच के ले गया और गला दबाया। पीड़िता की मां ने अपने बयान में कभी ये नहीं कहा कि मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ या बलात्कार जैसी कोई घटना हुई। ना पीड़िता ने अपने आप कहा, कभी अपने बयान में कहा। जिस तरीके से 2 वीडियो वायरल हुए हैं पीड़िता के और पीड़िता की मां के, उनमें किसी ने ये नहीं कहा कि मेरे साथ गैंगरेप जैसी या रेप जैसी कोई घटना हुई है। और रही बात जीभ काटने की और रीढ़ की हड्डी तोड़ने की, तो गांव के लोगों ने मुझे ये भी बताया कि पीड़िता खुद चलकर थाने गई थी, बाइक से गई थी। बाइक से क्योंकि जब थाने जाती है प्राथमिक दर्ज कराने के लिए तो अपने पैरों से चल के जाती है। आप ये बताइए, जब रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी तो क्या वो चलने की स्थिति में रह पाएगा व्यक्ति? दूसरा, पीड़िता ने खुद वीडियो में खुद बोल भी दी है, अगर जीभ कट जाएगी तो बोल भी नहीं सकती वो, स्वाभाविक बात है। अगर यहाँ
एक दलगत राजनीति और एक जातिगत राजनीति इस तरीके का जहर घोला गया एक वर्ग विशेष के लिए कि उसमें कुछ पार्टी इन्वॉल्व हुई यहाँ के वर्तमान सांसद के द्वारा, और जो कुछ भीम आर्मी के लोग भी थे तथाकथित, और कुछ कांग्रेस के लोग भी थे, जैसा आज अभी कांग्रेस के लीडर जो गिरफ्तार भी हुए, इन लोगों के इन्वॉल्व होने के बाद इस मामले को दूसरा रूप दे दिया गया। 3 नाम और जोड़ दिए गए, जबकि 2 बयानों में पीड़िता ने जो थाने का था और जो जिला चिकित्सालय का जो बयान था पीड़िता की मां का, पीड़िता का, उसमें दोनों बयानों में उसने कहीं ये नहीं कहा दोनों ने कि मेरी बेटी के साथ या मेरे साथ बलात्कार हुआ या इन 3 लड़के और मेरे साथ भी थे, ये कहीं स्पष्ट नहीं किया उन्होंने। मगर एक दबाव के कारण, एक राजनीतिक दबाव के कारण एकदम तरीके से 3 नाम और 2 जोड़ दिए जाते हैं, उसमें गैंगरेप की धाराएं जोड़ दी जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं संदेह पैदा करता है कि इसमें एक बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ी राजनीति हुई, जो आप सबके सामने है ही है। दूसरा अवनीश जी, अवनीश, जिस तरीके से एक जानकारी मुझे मिली है कि इस पूरे मामले में पहले आप लोगों ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठाई थी। जी, सत्य बात है। धीमे धीमे आपको इस बात की जानकारी हुई कि कुछ इसमें ऐसा भी हो सकता है कि बात सही ना हो, फिर आप लोगों ने एक आंदोलन चलाया, किस तरीके से, उसकी जानकारी आप दीजिए अवनीश जी। देखिए आशुतोष जी, मैं आपको बताता चलूं कि जब ये मामला हल्का फुल्का संज्ञान में आया था तो पूरे समाज के लोगों ने पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन किया था, और आवाज सबसे पहले हम लोगों ने उठाई थी कि जितने भी गुनहगार हैं चारों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए अगर ऐसी कोई घटना हुई है तो। लेकिन जब धीरे धीरे स्थानीय संगठन के माध्यम से, स्थानीय लोगों के माध्यम से, निशान जी भी उनमें हैं, इन लोगों के माध्यम से पता चला कि नहीं, न्याय की जरूरत पीड़िता को नहीं आरोपी पक्ष को है। फिर हम लोगों ने एक टीम बनाकर अलग अलग जगह से कई समाज के लोगों को, सिर्फ सवर्ण समाज के लोगों को हम लोगों ने बात की कि ये जो मामला है जिसमें कंप्लीट मीडिया ट्रायल के आधार पर कुछ लोगों को गुनहगार साबित करने की और उनको फांसी के तक पहुंचाने की प्लानिंग चल रही है। और जाहिर सी बात है कि भारत में जब भी इस तरह का कोई मामला होता है तो अगर पीड़िता पक्ष कहीं अगर दलित हो तो सोने पे सुहागा मिल जाता है, कुछ राजनीतिक लोगों को रोटी सेकने की बहुत अच्छा मौका मिल जाता है। और अगर गलती से आरोपी पक्ष अगर सवर्ण जाति का है, सवर्ण बिरादरी का है, तो समझ लीजिए कि बहुत से लोगों की बाजें खिल जाती है कि अरे वाह, बड़ा मजा आएगा। तो जब हम लोगों ने पूरे मामले को एनालिसिस किया, फिर हम लोगों को लगा कि नहीं, इसमें कुछ बेगुनाह युवाओं को जान की बात है। अतः हम लोग संगठित रहेंगे और एक जाजम पाकर, एक प्लेटफॉर्म पे आकर न्याय की मांग करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री को मैंने स्वयं पत्र लिखा हुआ है और इसके साथ तमाम सामाजिक संगठनों के अध्यक्षों को, उनको संपर्क किया गया और धीरे धीरे इस माहौल को बनाया गया कि नहीं, हमें न्याय चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो फिर सड़क से लेकर संसद तक का आंदोलन होगा और उसके लिए तमाम युवा साथी संगठित होने के बाद हाथरस की यात्राएं हुई, तमाम लोगों ने वहां पर विजिट किया, परिवार के साथ खड़े रहे। मीडिया पहले तो आरोपी पक्ष के आसपास भी नहीं जाता, उनको लगता था कि ये लोग अछूत लोग हैं, इनके पास नहीं जाता था। लेकिन सामाजिक संगठनों ने जब न्याय की मांग बुलंद की, तब कहीं न कहीं मीडिया का पक्ष भी आरोपी पक्ष को सुनने के लिए तैयार हुआ। और आज सामाजिक संगठनों की वजह से, सभी समाजजनों की वजह से, युवाओं की वजह से, मीडिया कर्मियों की वजह से आज ये मामला ऐसा है कि कहीं न कहीं हमें लगता है कि न्याय के प्लेटफॉर्म पे चल पड़ा है ये मामला। जी, अच्छा जी, चूंकि इस घटना में बहुत सारी चीजें इधर पिछले 2-3 दिन में सामने आई हैं, उसमें सबसे बड़ी बात ये आई है कि जो आरोपी मुख्य रूप से संदीप, लवकुश, रवि और रामू, जिसमें संदीप ने साफ साफ कहा है कि उसकी पीड़िता के साथ काफी पहले से कई बार बातचीत होती रही। उसी तरीके से लवकुश की बात जो कही जा रही है, उसके लिए खुद कहा जा रहा है कि जिसमें पीड़िता के संग घटना हुई थी खेत पे, उस समय लवकुश ने खुद पानी ला के दिया था उसे, और उसी के सामने फिर बाइक पे बैठ के पीड़िता गई थी। रामू की बात के लिए कहा जा रहा है कि रामू उस समय अपनी फैक्ट्री में था, जिसपे वहां प्रेजेंट लगी हुई है, जहां पर वो काम करता था। रवि की बात भी इसमें है। तो आप जरा बताइए, चारों के जो आरोपी हैं, इन चारों के आरोपियों को लेकर गांव में किस तरीके की बात हो रही है? लोग अब मुखर होकर इस पे कह भी रहे होंगे। देखिए आशुतोष जी, मैं आपको बता दूं, मैं आज बुलगड़ी में उस परिवार से भी मिला था
जो हमारे ही निर्दोष जब फंसाए गए, उनकी रवि की माँ से भी मेरी बात हुई थी, मेरी रामू की माँ से भी बात हुई थी, लवकुश के परिजनों से भी मिला, संदीप के परिजनों से भी मिला। वहां एक सामने बात आई निकल के कि जब लड़की बाजरे के खेत में जब थी, उसके साथ मारपीट की गई, वो बेहोश की अवस्था में थी। वहीं लवकुश काम कर रहा था खेत पे, तो उसकी जो बहन जो हमारी थी, जो मृत है हमारी बहन, उसकी माँ ने उसको आवाज दिया कि आप आइए, और मुझे बेटी पानी के लिए तड़प रही है, पानी चाहिए इसके लिए। तो वो थैली में पानी लेके आता है गांव से जाके, और गांव से लाके पानी पिलाता है, और जाके मुकदमा वो थाने ले जाते हैं उसको, बाइक पे बिठा के उसका संदीप ले जाता है, उसका भाई जो है पीड़िता का। जब थाने पहुंचते हैं लेके, तो उसके बाद भी लवकुश का नाम नहीं था उसमें। लवकुश का नाम तो केवल 22 तारीख को बढ़ाया जाता है उसमें, एक षड्यंत्र के तहत पूरा। 14 तारीख की घटना है भाई, एक बात बताइए, अगर लवकुश ने उस दिन गैंगरेप किया होता, क्या 14 तारीख को पीड़िता लवकुश का नाम नहीं लेती ना नाम तो उसका। फिर 22 तारीख को ही नाम क्यों जोड़ा गया उसका? 22 तारीख 21 तारीख के जो बयानों में उसने नाम क्यों लिया लवकुश का? तो कहीं ना कहीं सीधा लगता है कि ये गैंगरेप नहीं है, फेक रेप है पूरे तरीके से, सुनियोजित थी। और बात उसकी रामू की करें, रामू गांव से बूलगढ़ी से 12 किलोमीटर एक चिलर प्लांट है ना दूध का, वो वहां काम करता था। उसके मालिक ने भी एसआईटी को भी बयान दिया है कि भाई इस टाइम से इस टाइम तक मेरे प्लांट पे था, सारे लोगों ने और भी एफिडेविट वगैरह दिए हैं। तो देखिए, दो चीज तो परतें खुली गई। तीसरी परत इसमें ये भी थी, जो संदीप मेरा गला पकड़ के ले गया, खींच के ले गया। उस पीड़िता ने कहीं ये नहीं कहा कि वो ठाकुर संदीप, या पीड़िता ने कभी अपने बयान में ये नहीं कहा कि वो गुड्डू का संदीप, क्योंकि उसके फादर का नाम गुड्डू है, सिर्फ उसने संदीप का। तो अब सबकी सुई दोनों तरफ घूमती है भाई, कहीं हो भी सकता है कि इसमें कहीं ना कहीं उसका भाई भी इन्वॉल्व नहीं है इस घटना में। ओके जी, एक सवाल आपको और करूंगा जी। जिस तरीके से पीड़िता का बयान घटना के दिन चल रहा था, वीडियो भी बहुत सारे हैं, खुद पीड़िता बता रही है, खुद उनकी माँ बता रही है, उस समय देख के ऐसा नहीं लग रहा कि हालत कितनी खराब है। लेकिन कुछ दिनों के भीतर हालत भी बिगड़ती है, अंत में मौत हो जाती है। क्या ऐसा क्या हुआ बीच में जिससे इतनी बुरी अवस्था हो गई और हालत इतनी खराब हो गई कि सफदरजंग लाना पड़ा और यहाँ पर मौत हो गई? जिस समय घटना हुई है और जिस समय आप बता रहे हैं बाइक पे बैठ के गई थी पीड़िता, तो बीच में फिर ऐसा क्या हुआ? क्या कुछ इस बारे में भी बातचीत हो रही है क्या? देखिए, इसमें केवल मारपीट तक मुकदमा सीमित था, जो मुकदमा संदीप के नाम लिखा गया था, केवल मारपीट तक सीमित था। किंतु इसमें जब यहाँ के वर्तमान सांसद, उनकी बेटी जब इन्वॉल्व हुई इसमें प्रकरण में पूरा, तो इसकी तस्वीर बदल दी गई, पूरी तस्वीर बदल दी गई। और जो आप कह रहे हैं कि उसमें ऐसा क्या हुआ, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मुझे लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैंने देखा कि जिस मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ में जो उपचार चल रहा था पीड़िता का, वो बेहद ही संतोषजनक था, उससे परिजन भी संतुष्ट थे। और मेडिकल ऑफिसर ने भी ये पुष्टि की थी अखबार में कि पीड़िता को हमारे यहाँ अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, हम उसको कवर कर रहे हैं। किंतु यहाँ के सांसद ने एक लेटर लिखा कि मैं एम्स में ले जाना चाहता हूँ पीड़िता के लिए। जो और संगठन जो थे, राजनीति रोटी सेकना चाह रहे थे, उन्होंने डिमांड की कि भाई हम दिल्ली ले जाएंगे, सफदरगंज में कराएंगे, एम्स में कराएंगे, यहाँ कराएंगे, वो कराएंगे। तो भाई 23 जिस दिन उसकी मृत्यु होती है बेटी की, उससे पहले एक रात पहले ले जाते हैं और सुबह खत्म हो जाती है, जबकि वो सही स्थिति में थी। लग नहीं रहता है इसको देखने के बाद कि वो इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं शक पैदा होता है कि वहां से हटाने और सफदरजंग ले जाने के बीच में कहीं कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हालत खराब हो गई, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान कुछ गड़बड़ हुई हो या फिर क्या हुआ, ये तो जांच का विषय है। अवनीश जी, हम आपसे इस बारे में जरूर जानना चाहेंगे कि चाहे किसी के संग किसी भी तरीके की घटना हो, इंसाफ मिलना चाहिए। पीड़िता की बात है, उसके संग जो कुछ भी हुआ है, चाहे किसी ने भी किया हो, मौत हुई है उसकी, निश्चित रूप से इंसाफ मिलना चाहिए। आप उन 4 आरोपियों के लिए जो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं फंसाए गए हैं, उनके लिए अगर इंसाफ की बात करेंगे, एक पीड़िता, एक गुड़िया, वो हाथरस की बेटी जिसकी मौत हो गई है, उसकी मौत के जिम्मेदार लोगों के लिए भी तो इंसाफ होना चाहिए। देखिए आशुतोष जी, मैं आपको बता दूं, जब ये मामला आरोपी पक्ष और पीड़ित पक्ष बीच जब आया, तो सबसे पहले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा ने
अगर आप हमारे पिछले इंटरव्यू या हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे आप जाएंगे तो सबसे पहले अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा ने यह आवाज उठाई कि गुनहगार को बचने नहीं देंगे और बेगुनाह को फंसने नहीं देंगे। ये हमारा शुरू से ही एक नारा रहा है कि जो गुनहगार है, चाहे उसका लड़की का भाई हो, चाहे कोई भी किसी समाज का व्यक्ति हो, चाहे चारों आरोपियों में से कोई हो, उसको बचने नहीं देना है, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन भारत का संविधान भी कहता है कि भले ही चाहे तो गुनहगार छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर हम संविधान की बात करते हैं तो हमें उस परिपाटी का पालन करना है। और इसीलिए हम लोग इस आंदोलन को जब तक सही तरीके से न्याय नहीं मिल जाएगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना वक्तव्य दे दिया है, उसके बाद न्याय की अगली अदालत में भी ये मामला लंबित है, जब तक न्याय नहीं मिल जाएगा हम लोग खामोश नहीं बैठेंगे। और हाँ, इसमें आरोपी और पीड़ी पक्ष के साथ साथ वो जो अभी निशांत भाई ने कहा कि जो ऐसे सांसद हैं जिन लोगों ने जातिगत राजनीति चमकाने के लिए गलत कार्य किया, चाहे वो भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस के हों, किसी भी पार्टी के हों, जिन लोगों ने गलत कार्य किया है, जनता और संगठन उनको जवाब देगी आने वाले समय में। मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से, आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं उन जनता के लोगों को, हाथरस के लोगों को निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसे सांसदों को अपने क्षेत्र में घुसने मत दें जब तक कि वो नाक रगड़कर माफी नहीं मांग लेता है कि इसका छोटी सी घटना को या बड़ी सी घटना को जातिगत दंगों में भड़काने की कोशिश को लेकर नाक रगड़कर जब तक माफी नहीं मांगता है, तब तक आप लोग उसकी बाउंड्री के अंदर घुसने मत दीजिए। और इसके लिए हम लोग पूरी ताकत से इस आंदोलन को आगे और बढ़ाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है, पूरी तरह से तैयार है। निशांत जी, अब आपसे बात करते हैं कि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई और उसके बाद जिस तरीके से वहां मीडिया और नेताओं का जमावड़ा हुआ, उसके बाद एक बात सामने आई कि कहीं ना कहीं हाथरस के बहाने और हाथरस से एक दंगा फैलाने की साजिश थी। वहां के खेतों में कुछ लोग छिपे हुए थे, वो इस फिराक में थे कभी भी मौका मिले और वो इस मामले में कुछ न कुछ कर डालें ताकि यहां से दंगा भड़क जाए। एक आपके कांग्रेस के नेता तो शायद इसमें पुलिस के गिरफ्त में भी आए हैं। क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप वहीं के हैं, किस तरीके से माहौल बिगड़ा और बिगड़ते बिगड़ते बच गया, खास करके वहां के लोगों के कारण, जैसे आप वहां के रहने वाले हैं, आप जैसे भाइयों के कारण एक दंगा की साजिश नाकाम हुई, इसके बारे में भी कहिए आप कुछ। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमारे जो सांसद महोदय हैं, उनका एक वीडियो वायरल हुआ सोशल मीडिया पे। वो ये कहते हैं जिस दिन बेटी खत्म होती है वहां परिवार से मिलने जाते हैं कि बेटी दलित के परिवार के साथ हूं, मैं दलित हूं। तो पहले तो मैं उनको ये पूछना चाहूंगा, देखिए सांसद जी, आपको केवल दलितों ने वोट नहीं दिया, वोट तो आपको सब नहीं दिया। आप ये जातिवाद की खाई क्यों खोद रहे हैं हम लोगों के बीच में कि मैं दलित का सांसद, मैं दलित सांसद हूँ, मैं दलित की बेटी के साथ हूँ, दलित के साथ न्याय करूंगा। देखिए, वोट आप सवर्ण भी देते हैं, किसी सवर्ण की बेटी के साथ बलात्कार होता है जब आप बोलते हैं, जब कभी नहीं बोलते आप, क्यों नहीं बोलते? जब आपके मुंह पे मुचीका लग जाता है क्या? दूसरा, जो कांग्रेस के जो गिरफ्तार हुए हैं शिवराज जीवन, वो तो एक पीएफआई का दलाल है पूरी तरीके से, आज सिद्ध हो गया उसका एक वीडियो वायरल हुआ जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा कि हम इन दरिंदे ठाकुरों के हाथ काट लेंगे, हम हाथ उखाड़ लेंगे। तो पहले तो शिवराज जीवन को ये कहना चाहूंगा, देखिए, अपराधी किसी भी जाति का हो, पहले उसकी कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होता है। आप अगर एक व्यक्ति को टारगेट करके अगर सारे समाज को गाली देंगे तो ये बहुत आप गलत कर रहे हैं, आप बेहद ही घटिया आपकी बात है। ऐसे लोग जातिवाद की खाई खोदकर एक दंगा लगाने के लिए, पूरे देश को जलाने के लिए, हमारे देश की एकता अखंडता को तोड़ने का काम कर रहे थे। जो सरकार ने और हम जैसे युवाओं ने यहाँ मोर्चा जब संभाला तो वो सारी चीजें इनकी नाकाम की। और ये भी कहूंगा मैं आपसे कि ये जो लोग थे, इनका तो बहुत बड़ा षड्यंत्र था। इसमें कुछ भीम आर्मी के लोग भी थे, ये कुछ कांग्रेस के लोग भी थे और कुछ हमारे भाजपा के लोग भी थे। आप ये बताइए, वाल्मीकि हमारे भाई हैं, दलित भी हमारे भाई हैं, ठीक है? वाल्मीकि हमेशा हिंदुत्व के लिए, दलित भाई हमेशा हिंदुत्व के लिए हमेशा लड़ता आया है, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर लड़ा है। किंतु इन लोगों के द्वारा हम लोगों में ऐसी खाई पैदा करी, ऐसी जातिवाद का भेदभाव पैदा कर दिया गया कि जिससे एक जाति भावनाएं भड़के और हम लोग आपस में टकराव करें और जाति द्वेष बने और मतलब दंगे को। जिस तरीके से मामला सामने आया,
पीएफआई की फंडिंग, बात 100 करोड़ की हो रही है, 50 करोड़ दे दिए गए थे, 50 करोड़ फिर दिए जाते। बहुत बड़े स्तर पर एक साजिश का जो इसमें सामने आया है मामला। क्योंकि आप अखिल भारतीय स्तर पर काम करते हैं और जगह जगह आपके संगठन के लोग हैं, क्या इस पूरे साजिश को देखते हुए किस तरीके से एक तरीके से अलार्मिंग मोड था ये आपके संगठन के द्वारा, इस तरीके की चीजों को किस तरीके से देखा गया और किस तरीके से इसको नाकाम करने के लिए आप लोगों ने काम किया? देखिए आशुतोष जी, ये बिल्कुल फैक्ट है कि इसके पीछे साजिश बहुत बड़ी थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की साजिश थी। और कहीं न कहीं माननीय मुख्यमंत्री के सामने कई लोगों की जो राजनीति चमक नहीं पा रही है, इसलिए बहुत बड़ी साजिश की गई थी। हम लोग एक सामाजिक संगठन है और सामाजिक संगठन का सदैव कार्य रहता है अपने समाज के साथ साथ जो राष्ट्र की बात है उसको भी कहते रहना है। तो जो आपने एक बात कही ना, इसके पीछे जो पीएफआई की फंडिंग है, ये बहुत पहले से प्लान थी और इसके लिए कई सालों से साजिश की जा रही है। आपको याद होगी फरीदाबाद में एक घटना, जिन पे सुनपेड़ कांड आपको याद होगा, जिसमें एक दलित परिवार को जला दिया गया था और उसमें 8 राजपूतों को मतलब उनको कैद कर दिया गया था। बाद में पता चला कि उनकी आपसी रंजिश थी और उसी दलित परिवार के लोगों ने आग जलाकर उस परिवार को जलाया था। दलितों का ही काम था। उसमें कौन गया था? राहुल गांधी जी ने अपनी पूरी ब्रिगेड लगा दी थी, हुड्डा जी से लेकर तमाम लोगों ने वहां पर दौरा किया था। बाद में कुछ नहीं निकला। वैसे ये मामला भी था, निकला कुछ नहीं, लेकिन इसके पीछे जो साजिश की गई थी, पीएफआई से लेकर तमाम फंडिंग की गई थी। दूसरा कारण यह है कि जब ये घटना हाथरस में हो रही थी तो आजमगढ़ में कुछ लोगों को प्लान किया गया कि आप राजपूतों को गाली बकिए, उनकी मां बहनों को गाली बकिए ताकि सौहार्द बिगड़े। जौनपुर में कुछ लोगों को लगाया गया, आपके बलिया में लगाया गया, तमाम तरह के लोगों को। और जिसमें कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा ने आजमगढ़, मऊ, बलिया सब जगह एफआईआर करवा के 2 लोगों को, मतलब आजमगढ़ के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है, बलिया के आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी है, उसके पीछे पुलिस लगी हुई है। तो कहने में पूरे प्रदेश में इस तरह से जाल फैला दिया गया कि आप लोग इस तरह से कुछ काम करिए, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करिए और जातिगत दंगे भड़क जाने चाहिए। सहारनपुर 2 की तैयारी थी, लेकिन चूंकि शासन प्रशासन मुस्तैद था और मुझे लगता है कहीं न कहीं योगी जी की जो पुलिस थी, जो पीड़िता के शव को जलाने के पीछे भी उनकी यही साजिश थी, यही कारनामा था कि वो लोग उस शव को लेकर जगह जगह जाकर आंदोलन के नाम पर कत्लेआम करना चाहते थे। इसीलिए पुलिस प्रशासन ने पीड़िता के शव को अपने निगरानी में उसका अंतिम संस्कार करवाया। जो लकड़ियों का गुच्छा जो वहां पर तैयार किया गया था, पुलिस नहीं किया था, उसके भाई ने वहां पर लगाया था। तो ऐसा नहीं कि अंतिम संस्कार में परिवार का योगदान नहीं था, परिवार का योगदान भी था। लेकिन जब राजनीति हुई, उनको लगा कि मुझे 25 से 50 मिल जाएगा, 2 से 4 नौकरी मिल जाएगी, तब सही कहीं न कहीं वो परिवार दिग्भ्रमित हुआ और इसके पीछे जो उत्तर प्रदेश को जलाने की जो मंशा थी कुछ लोगों की, वो भी विफल हो गई। और इसमें निश्चित रूप से सिर्फ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा नहीं, तमाम संगठनों ने इसमें सराहनीय काम किया है। जिन लोगों ने, जिनके अंदर राष्ट्रीय भावना है, उन लोगों ने सराहनीय कार्य किया इस कार्य को विफल करने में। जी अस्तु। आज उसकी बेटी की मौत हो गई है, चिता उसकी जल चुकी है, उसकी आत्मा को भगवान शांति दे, लेकिन उसकी मौत के जो जिम्मेदार हैं उनको भी फांसी की सजा होनी चाहिए, उनको भी वही दंड मिलना चाहिए जिसके वो लायक हैं। लेकिन इसमें कोई बेगुनाह भी नहीं फंसना चाहिए। और दंगे की साजिश जिस तरीके से की गई थी, उस दंगे की साजिश को करने वालों को जिस तरीके से उन्होंने पूरे प्रदेश को एक आग में झोंकने का एक चक्र चला था, ऐसे लोगों को भी कहीं ना कहीं दंड मिलना चाहिए। इन्हीं सब बातों के साथ आप लोगों ने हमें अपना वक्त दिया। अवनीश जी आपका भी, निशांत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।